आप करने से पहले मैं भी आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस की स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल और ऑनलाइन क्लासेस पर सभी विषय की क्लास चलाई जा रही है। जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, सोशल साइंस हो गया। दोस्तों, बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी पढ़ाइए, सर हिंदी व्याकरण पढ़ाइए, सर हिंदी व्याकरण पढ़ाइए। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 हिंदी व्याकरण, जो कि वीडियो नंबर फर्स्ट है। दोस्तों, क्या है? वीडियो नंबर फर्स्ट है, जो कि आज हम देखेंगे रस। क्या देखेंगे दोस्तों? आज हम देखेंगे रस। रस देखेंगे कि रस क्या होता है, रस कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पूरा रस का निचोड़ पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको रस को निचोड़ हुआ बताएंगे। आप चाहकर भी रस को भूल नहीं पाएंगे, जो कि होता है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व होता है। दोस्तों, हम आपको रस को एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे कि कैसे हो गया, मतलब रस के पूर्ण निचोड़ पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हम इसके बाद छंद पढ़ाएंगे, विस्तार अलंकार पढ़ाएंगे और सबका अलग अलग वीडियो आएगा, जिससे आपका कोई टॉपिक छूटने ना पाए। आइए देखते हैं सबसे पहले कि काव्य सौंदर्य ये किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये आता है काव्य के कि यह जो होता है काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आता है। कि तो क्या क्या काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आता है। तो हमारा हो गया रस। क्या हो गया? हमारा हो गया रस आता है। उसके बाद आता है रस के अंदर हम क्या क्या आते हैं? तो रस के अंदर आते हैं दोस्तों छंद आता है। और सॉरी, रस के अंदर हमको कौन कौन सा हमारे सिलेबस में रस है, तो हमारे सिलेबस सिर्फ 2 ही रस हमको पढ़ना है। दोस्तों, हम और फालतू चीज नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है सिर्फ उसको ही हम पढ़ेंगे, जिससे हम अगर हम दूसरा और पढ़ा के तो लेंदी हो जाएगा तो उससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो हम अपने काम का टॉपिक ही पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हमारे सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक रखने हैं। तो हमारे सिलेबस में रस में 2 ही टॉपिक है। नंबर 1 हो गया हास्य रस, नंबर 2 हो गया तरुण रस। नंबर 1 हो गया हास्य रस, नंबर 2 हो गया तरुण रस। फिर आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये क्या है? इसको दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। क्या है? छंद। क्या है? छंद में छंद में हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है? तो हमारे सिलेबस में सोठा है। क्या है दोस्तों? सोठा है और रोला है। क्या है? सोठा है और रोला है। सोठा है और रोला है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? जो छंद में क्या बचा है? सोठा बचा है और रोला पढ़ना है। और दोस्तों, फालतू जब कहना को फालतू चीज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमारे सिलेबस में जितना पूछा जा रहा है सिर्फ उतना ही पढ़ा है, तो फालतू चीज क्यों पढ़े? क्या करें? फालतू चीज पढ़कर समय व्यतीत बेकार होगा। वही समय अगर दूसरी चीज में यूटिलाइज कर दिए तो हमारा परसेंट हाई बनेगा। इसीलिए सिर्फ हम जितना हमारे सिलेबस में दिया है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। तो हमारे पास छंद में क्या क्या है? छोटा है और रोला है। तीसरा पॉइंट हमें क्या पढ़ना है? काव्य संदर्भ के तत्व में तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार की परिभाषा, अलंकार के उदाहरण, अलंकार कितने प्रकार होता है, सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में तो अलंकार में कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है? तो अलंकार में उपमा अलंकार पढ़ना है, रूपक अलंकार पढ़ना है और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है। कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है? तो रूपक अलंकार, उपमा अलंकार पढ़ना है, रूपक अलंकार पढ़ना है और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है। दोस्तों, बस यही 3 टॉपिक पढ़ना है, जो कि हमारे चैप्टर में कितने कितने नंबर करते हैं। तो हमारे सिलेबस में 2 2 और 2 2 मार्क्स से आते हैं। इसका ग्रेड होता है 6 मार्क्स। 6 मार्क्स 6 मार्क्स का होता है, क्योंकि जो ये आता है इसमें एक आता है, इसका मतलब कि इसको बताइए, परिभाषा बताइए और उदाहरण दीजिए। तो या फिर इसको पूछ लेगा हाथ से तो रस पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा रोला और सोठा पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा कि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में कोई एक पूछेगा। ज्यादातर तो उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार ही पूछता है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों की अनेक प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और उपमा अलंकार भी आता है मगर इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, मगर आता है कहीं कहीं किसी किसी सेट में इसको भी दे देती हूँ। क्या? उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। दोस्तों, आइए हम देखते हैं पहले रस क्या है। रस के बारे में देखेंगे। रस की किसने दी थी। दोस्तों, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो हम रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। पहले हमें पढ़ना है रस। रस किसे कहते हैं? आइए देखते हैं।
कि दोस्तों रस किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। परंतु रस जो है हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही है, कौन कौन सा, हास्य रस और करुण रस, हास्य रस और करुण रस। तो हमें आज कुछ चीज नहीं पढ़नी है, सिर्फ हमें दो ही रस पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। आइए देखते हैं पहले रस किसे कहते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर उसके बाद देखेंगे कि रस को किसके मतलब कौन से ऐसे कौन से दार्शनिक या वैज्ञानिक या कौन से मतलब मुनि थे जो इसको खोजे थे। फिर उसके बाद देखेंगे रस कितने प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम इसके दोस्तों जैसे कि मान लीजिए देखेंगे कि साहित्य में रस का क्या महत्व है, सब एक एक करके देखेंगे। आपको धैर्य बनाकर पढ़ना है दोस्तों। हम आपको एनसीईआरटी के साथ एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी से ही हमारे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो हम आपको कहीं और से ना पढ़ाकर एनसीईआरटी से ही पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है रस। रस क्या है, रस क्या है आइए देखते हैं। कह रहा है साहित्य में रस का मतलब होता है, मतलब बोले तो अभिप्राय, कह सकते हैं कि साहित्य में रस का अभिप्राय होता है कि आनंद। क्या होता है, आनंद बोलते हैं। तो रस का आनंद क्या अभिप्राय होता है, साहित्य में रस का मतलब होता है आनंद। साहित्य में रस का क्या मतलब होता है, आनंद। आनंद यदि बोले तो खुशी, खुशी क्या बोले, आनंद बोले खुशी, या तो बोल सकते हैं कि हमें जो खुशी मिलती है देख कर, यहाँ से मिलती है खुशी, आनंद, दुख सुख कुछ भी मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, आनंद बोलते हैं, उसे ही हम रस बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, साहित्य में रस का मतलब, अब या कह सकते हैं अभिप्राय है आनंद से। साहित्य में रस का मतलब किससे है, अभिप्राय है आनंद से। किससे है, आनंद से। अतः हम कह सकते हैं कि किसी काव्य को किसी काव्य को किसी काव्य को पढ़ के तथा किसी नाटक को देख के, क्या करते हैं दोस्तों, किसी काव्य को पढ़ के अतः किसी नाटक को देखकर विशेष जो हमारे मन में विशेष प्रकार का आनंद आता है। क्या आता है, जो हमारे मन में विशेष प्रकार का आनंद आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम रस कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम रस कहते हैं। हम कह सकते हैं दोस्तों, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, किसी चीज को देखते हैं या किसी चीज को सुनते हैं, तो हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे हमारे मन में जो विशेष प्रकार का आनंद बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम रस कहते हैं। आइए देखते हैं और क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि मान के नोट कह रहा है रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। जो रस होता है उसे क्या कहा जाता है, तो रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जब हम कोई कविता पढ़ेंगे या कोई नाटक पढ़ेंगे या कोई मान लीजिए श्लोक पढ़ेंगे या कोई कहानी पढ़ेंगे, तो उसमें या तो करुण रस होगा या तो हास्य, कोई ना कोई रस जरूर होगा दोस्तों। बिना कोई रस के कोई कविता, कोई कहानी, कोई भी चीजों पूर्ण नहीं हो सकती। तो क्या कह रहा है, रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं। क्या पढ़ रहे हैं, हम काव्य पढ़ रहे हैं ना, तो काव्य की क्या कह रहा है, काव्य की आत्मा कहा जाता है। आचार्य सुनिए, रस की खोज किसने की थी, रस की खोज आचार्य भरत मुनि जी ने की थी। आप कमेंट में यह बताएं कि आचार्य भरत मुनि कहाँ के रहने वाले थे। आचार्य भरत मुनि के कहाँ के रहने वाले थे। आइए देखते हैं। भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि के अनुसार, किसके अनुसार, हम कह सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। यदि रस की उत्पत्ति होती है, किससे उत्पत्ति होती है, संयोग, योग और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। क्या होती है दोस्तों, संयोग, संयोग से किसके, तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव भी कह सकते हैं। इसके भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है।
रस की निष्पत्ति होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आइए देखते हैं रस का अवयव, रस के अवयव। आइए देखते हैं रस के अवयव क्या होते हैं, रस के अवयव कितने प्रकार के होते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं रस के अवयव। क्या देखते हैं दोस्तों, रस के अवयव। आइए देखते हैं, कह रहा है रस के अवयव, रस के अवयव यानी रस के प्रकार। रस के 4 अवयव होते हैं, 4 अवयव या बोल सकते हैं अंग। अंग यानी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, रस के अवयव 4 प्रकार के होते हैं, इसको हम अंग भी बोल सकते हैं। जैसे अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के इन 4 को संयोग से ही, फिर से ही देखते हैं, तो रस के 4 अवयव या अंग होते हैं, जैसे अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के, संचारी भाव के कह सकते हैं, संचारी भाव के इन, कह सकते हैं संचारी भाव के इन 4 के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस की उत्पत्ति होती है। तो जो रस की उत्पत्ति होती है, कितने प्रकार की अवयव होती है, तो रस की उत्पत्ति 4 प्रकार के अवयव होती है। नंबर 1 अस्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव से पुष्ट होता है। तो इन चारों को जब संयोग हो जाता है, मिलन हो जाता है, एक हो जाते हैं, तब किसकी निष्पत्ति होती है, तो रस की निष्पत्ति होती है। आइए हम एक एक करके देखते हैं कि अस्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है और संचारी भाव क्या होता है। फिर उसको उदाहरण देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रस किससे, रस की जो हास रस और कौन रस कैसे कहते हैं, उसके बाद उसे हम देखेंगे। तो आइए पहले अस्थायी भाव देख लेते हैं, अस्थायी भाव क्या होता है। फिर जब हम चारों पढ़ लेंगे, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो हम आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से बताएंगे कि ये चारों कैसे कैसे कहाँ कहाँ आते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है अस्थाई भाव। पहले आइए देखते हैं अस्थाई भाव क्या होता है। तो कह रहा है कि अस्थाई भाव का अर्थ होता है, अस्थाई भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। मतलब जो एग्जाम्पल में प्रधान भाव रहेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, अस्थाई भाव कहेंगे। जो मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है, जो मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है। जैसे मान लीजिए कोई शोक हो गया, हंसी हो गई, या कोई जैसे वीरता की बात हो गई थी, सदा विद्यमान रहेगा। क्यों, क्योंकि यह अस्थायी भाव है, मनुष्य के हृदय में सदा विद्यमान रहती है। नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, तो नंबर 2 कह रहा है विभाव। विभाव किसे कहते हैं, जिसके कारण हृदय को रस प्राप्त होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विभाव। जैसे जैसे मान लीजिए कि सीता जी है, सीता जी का हिरण, जब हिरण मतलब हिरण अपहरण हो गया था, तो उदाहरण क्या था कि हे खग नयनी मधुकर होनी, एक मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृगनयनी। मतलब क्या तुमने सीता के नयन को देखा है। सीता जी की का हिरण मतलब सीता जी का जब हरण हो गया था, तब मतलब राम जी पूछ रहे हैं किसी पक्षी से कि हे खगमिगनयनी, हे खगमिगनयनी, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मधुनयनी, अर्थात सीता की हरण को क्या तुमने देखा है। खग पक्षी, मतलब खग माने पक्षी, पेड़ पौधे, आकाश, धरती सब से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता की वो देखा है, सीता को हरा को देखा। तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है, ये विभाव के अंतर्गत आ जाता है। विभाव अंतर्गत आ जाता है क्या, जिसके कारण हृदय को रस प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहलाता है, उसे ही विभाव कहलाता है। अनुभव क्या होता है, तो अनुभव होता है अस्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव करते हैं। अस्थायी भाव को जागृत होने पर अनुभव की बाहरी चेष्टाओं का जागृत होना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो अनुभव का विज्ञान होना ही क्या कहता है, अनुभव। जैसे भय उत्पन्न करना, जैसे भाव भय उत्पन्न हो जाता है, जैसे भय उत्पन्न कर देता है किसी के प्रति भय, जैसे हक्का बक्का रह जाना, जैसे हक्का बक्का रह जाना। किसी मान लीजिए कोई जैसे कोई अचानक दुर्घटना घट गई, तो बहुत से आदमी सोच कर यूं खुला खुला रह जाता है, यानी हक्का बक्का रह जाते हैं। जैसे कोई
एक तो कोई खुशी का न्यूज हो या दुखी का न्यूज हो, सुन के अचानक हक्के बक्के रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के लड़के ने यूपीएससी क्रैक किया, तो अचानक सुन के उनके पिता के बक्के रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह उनका पहला ही वारिस है जो कि इतनी बड़ा एग्जाम क्लियर किया है। ठीक उसी प्रकार से रोंगटे खड़े हो जाना। जब हमारे देश का राष्ट्रीय गान चलता है तो हम सभी लोग का रोंगटा नहीं, क्योंकि हमारे जो हमारे हमारा देश हमारा उत्सव जो देश के प्रति है वो रोंगटे खड़े करने वाले ही हैं। जैसे हमें वीरों की कहानी सुनाई जाती है या बहादुरों की कहानी सुनाई जाती है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, जैसे मतलब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अनुभव हो गया। जैसे है अश्रु विलाप करना, अश्रु का विलाप करना, तो हम अश्रु का विलाप करते हैं या मतलब कोई दुख की बात हो गई है, सुख की बात हो गई, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार संचारी भाव क्या कह रहा है, संचारी भाव कह रहा है कि आश्रय के मन में उठने वाले स्थिर अस्थिर उठने वाले अस्थिर उठने वाले अस्थिर मनोविकार अस्थित मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जो हमारे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं, तरह तरह के थॉट्स आते हैं, उससे मतलब उसे मनोविकार बोलते हैं। थॉट्स आते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, संचारी भाव। जिस प्रकार सीता जी का हरण रावण ने कर दिया था, तो राम जी को चिंता हो रही है कि हमारी सीते कहाँ है, हमारी सीते कहाँ है। तो राम जी को क्या हो रहा है, चिंता हो रही है दोस्तों, क्योंकि जहाँ चिंता हो रही है वहां पर किसका बोध होता है, तो वहां पर संचारी भाव का बोध होता है। जैसे दोस्तों पानी में बुलबुला की तरह बनना उगलना, जो हमारा मन होता है वो कभी कभी पानी की तरह बुलबुला ऊपर जाता है, कभी कभी नीचे आता है। ठीक उसी प्रकार जब अस्थायी भाव का अंत होता है, देखिए यहाँ देखिए या पानी की तरफ बोलना, जबकि अस्थाई भाव अंत तक बना रहता है। जो अस्थाई भाव होता है, जो अस्थाई भाव होता है वो अंत तक बना रहता है दोस्तों, अंत तक हमारे हृदय में बना रहता है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखकर समझते हैं कि हमारा इसमें हमारा स्थायी भाव कौन सा है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। आइए देखते हैं उदाहरण, उसके बाद हम देखेंगे हास्य रस। पहले उदाहरण देख लेंगे, उदाहरण में कौन कौन से, उसके बाद उदाहरण में कौन कौन से मतलब स्थायी भाव, कौन से विभाव है, कौन भाव है, कौन संचारी भाव है। आइए हम एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। कह रहा है हे खगनिग नयनी, हे खगनिग हे मधुपसेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। कह रहा है राम जी, जब राम जी की सीता है, जब रावण हरण कर लेता है, कौन भाव है, कौन संचारी भाव है। आइए हम एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। कह रहा है हे खगनिग नयनी, हे खगनिग हे मधुपसेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। कह रहा है राम जी, जब राम जी की सीता है, जब रावण हरण कर लेता है, मतलब सभी संसार में चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि हे खगनिग नयनी, हे मधुपसेनी, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। अर्थात कह सकते हैं कि वह रो रो के विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। आइए देखते हैं हास रस। हास रस क्या होता है, हास रस के उदाहरण भी देखेंगे और उसका स्थायी भाव, विभाव, भाव और संचारी भाव भी देखेंगे। आइए देखते हैं हास रस क्या होता है। कह रहा है हास रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है, हास रस का स्थायी भाव हास्य होता है। हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से क्या होता है, पुष्ट होता है। संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है, या हास्य रस की प्राप्ति होती है, यानी हास्य रस प्राप्त होता है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, जो हमारा अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होता है, यही से पुष्ट होगा, यानी यही के चारों के संयोग से हास रस की निष्पत्ति होती है। तो इसीलिए कह रहा है कि हास रस का स्थायी भाव हास होता है। हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। जैसे हंसी हंसी भजय देखी, हंसी हंसी भजय देखी, दुल्हा दिगंबर को पाहुनी जो हवे हिमालय के उछाल में। यानी जब
श्री श्री शंकर श्री शिव जी अपने शादी में जा रहे थे, तो वो सीधे घोड़े पे सब बैठते हैं ना, वो उल्टे घोड़े पे बैठे, मतलब घोड़े की मुंह की सिर की तरफ मुंह ना करके घोड़े की पूंछ की तरफ मुंह किए थे, और उन्होंने अलग तरीके से वेशभूषा बनाई थी। तो वहाँ की जो स्त्रियाँ थी, वहाँ के जो बूढ़े थे, बच्चे थे, सभी देख देख के हंस रहे थे। और वहाँ से मतलब उनकी शादी में तो दानव राक्षस देवी देवता सभी गए थे। तो राक्षसों को देखकर वहाँ पे बच्चे भागने लगे, बूढ़े बच्चे सब डर गए, और जो स्त्रियाँ थी कुछ तो हंस रही थी, कुछ स्त्रियाँ वहाँ से भाग गई। आगे देखते हैं, कह रहा है हंसी हंसी वजह देखी, मतलब सभी लोग हंस रहे हैं, किसको देख कर सभी लोग हंस रहे हैं और कह रहे हैं दुल्हा दिगंबर पुलिस दुल्हा श्री शंकर भगवान को पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाल को, मतलब हिमाचल की छाल को कह रहा है कि वो शेर को छाल को पहने हुए थे, और मतलब विचित्र वेशभूषा बनाए थे, जिसको देखकर सभी लोग हंस रहे थे। आइए देखते हैं इसका स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो हास होता है, क्योंकि सब लोग हंस रहे हैं, क्यों, उनकी विचित्र वेशभूषा देखकर। क्योंकि विभाव में क्या कहता है, महादेव जी और उनकी वेशभूषा देखकर क्या कर रहे थे, सभी लोग हंस रहे थे। अनुभव में क्या कहता है, स्त्रियाँ हंस रही थी और कुछ स्त्रियाँ भाग रही थी, क्यों, क्योंकि उनको कुछ ऐसा ही पहनावा ही था कि बहुत से लोग डर जा रहे थे। उनके जो साथ शादी में गए थे, विशाचर, राक्षस, देवी देवता सभी लोग गए थे। तो जो राक्षस थे उनकी मूड़ी आगे की ना होकर पीछे की थी, पैर आगे का ना होकर पीछे का था, तो आदमी डर ही जाएगा, इसीलिए भाग रहे थे। संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव होता है हर्ष और भाव। क्या होता है, हर्ष और भाव, यानी सभी लोग क्या कर रहे थे, हर्ष का भाव, यानी सभी लोग विचित्र चीज देखकर हंस रहे थे और डर रहे थे। दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों, करुण रस क्या होता है, इसके बारे में उसके बाद करुण रस के देखेंगे, करुण रस के उदाहरण देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इसका स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। आइए देखते हैं कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। क्या दोस्तों, शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होता है। तो किसकी निष्पत्ति होती है दोस्तों, जब पुष्ट होगा तो करुण रस की निष्पत्ति होगी। किसकी निष्पत्ति होगी, जब अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होगा क्या होगा दोस्तों, पुष्ट होगा तो करुण रस की निष्पत्ति होती है, यानी करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसके कारण होती है, तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव की पुष्टि होने के कारण ही करुण रस की निष्पत्ति होती है। आइए उदाहरण देखते हैं, इस पर देखेंगे स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। कह रहा है, हे मिग के कर मधुकर, हे मिग के मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता विग्रहणी। अर्थात इसमें कवि कह रहे हैं कि जब श्री राम जी की पत्नी सीता जी जब रावण का हरण कर लिया गया था, रावण द्वारा हरण कर लिया गया था, श्री राम भगवान जो है सभी से चिल्ला चिल्ला पूछ रहे हैं कि हे चिड़ियों, हे खगन पक्षियों, हे पेड़ पौधों, आकाश पाताल, क्या आपने मेरी सीता को देखा है, मतलब क्या आपने मेरी सीता को देखा है। देखी मेरी सीता ने, मैंने मतलब सीता के नयन को देखा या सीता को देखा है। तो आइए देखते हैं इसमें संचारी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभव क्या है और अस्थायी भाव क्या है। तो इसमें अस्थायी भाव क्या है, इसमें स्थायी भाव शोक है, क्योंकि यहाँ पर राम भगवान क्या कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। क्यों शोक कर रहे हैं, क्योंकि उनके सीता को रावण ने हरण कर लिया है। विभाव, इसका विभाव क्या होगा, सीता जी का हरण ही क्या कहलाएगा, विभाव कहलाएगा। अनुभव क्या कहलाएगा, तो जो अश्रु निकल रहे हैं, विलाप हो रहा है, मतलब जो राम जी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं सीता के खो जाने से, तो वही क्या हो गया, हमारा अनुभव हो गया। क्या हो गया दोस्तों,
तो हमारा वही क्या हो गया अनुभव। तो जो संचारी भाव होता है क्या होता है, चिंता हो रही है कि सीता किस हाल में होगी, किस हाल में नहीं होंगी, जब यही सब सोच रहे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको वीडियो में कोई गलती है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर आप इस तरह देखते हैं जिस तरह हमने आपको समझाया है तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं गया है दोस्तों। आपको 2 नंबर कौन खटा के दे देगा एग्जाम में दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।